सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है वह जूनियर असिस्टेंट के टेस्ट पेपर रीजनिंग के 17 नंबर। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, अगर काम में आपकी गलती के कारण संगठन को नुकसान होता है तो आपका बेहतर दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? बीमार पड़ना चाहिए, किसी सहकर्मी पर दोष डालना चाहिए, जिम्मेदारी लेना और इसे बड़ी समस्या बनने से पहले हल करना, या गलती छिपाने के लिए झूठ बोलना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर बनेगा हमारा वह हो जाएगा कि जिसे किसी संस्था या संगठन में स्वयं की अगर गलती के कारण यदि संगठन में को नुकसान होता है तो आप उस कार्य की जिम्मेदारी लेकर उसे बड़ी समस्या बनने से पहले हम क्या कर लेंगे? हल करना सबसे बेहतर यही दृष्टिकोण हमारा होगा। तो जिसका जो आंसर होगा वो हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हम जिम्मेदारी ले लेंगे और अपनी इससे बड़ी समस्या बनने से पहले ही हम उस समस्या को क्या कर लेंगे? हल कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, प्रश्न चिन्ह की जगह सही संख्या का चयन करें। तो जैसे यहाँ पे दिया है 5, 5 के बाद 15, 15 के बाद 65 और 65 के बाद है 255। इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम 5 को अगर हम लिखें, डिफरेंस से अंतर निकालें तो अंतर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ना। तो हम पहले 5 को क्या कर देते हैं, 2 का स्क्वायर और प्लस 1 करके लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 और 1 5। और अगर हम बात करें 15 की तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर और -1 कर सकते हैं। 4 चौक 16 -1। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे स्क्वायर अगर हम करें तो 8 का स्क्वायर करके हम 1 जोड़ सकते हैं। ठीक है, 8 का स्क्वायर कर दें और 1 जोड़ दें तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 64 और प्लस 1 करेंगे तो 65 हो जाएगा। 255 है, हम इसका क्या करेंगे? 16 का स्क्वायर करेंगे। किसका स्क्वायर करेंगे? 16 का। 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और -1 कर देंगे तो 255 हो जाएगा। अब आगे हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, अब स्क्वायर कैसे करेंगे? एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 1 हुआ है। ठीक है, तो 2 का दुगना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 का स्क्वायर -1। एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर -1। यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, यानी कि पहले 2 का दुगना किया हमने, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 का दुगना किया, 4 दूनी 8 हो गया। 8 का दुगना हमने किया, 8 दूनी 16 हो गया। तो आगे हम जब करेंगे तो 16 दूनी हो जाएगा 32, यानी कि दुगना जब हम करेंगे इसको तो यहाँ पे हो जाएगा 32 और 32 का स्क्वायर करना है और प्लस 1 करना है। तो दोस्तों 32 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 1024। कितना हो जाएगा? 1024 हो जाएगा और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 1025 हमारा आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो डी नंबर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई सूची के प्रवृत्ति का अनुकरण करता है? तो यहाँ पे देखिए V और डबल N लिखा हुआ है, फिर यहाँ भी V और डबल N के बाद एक V एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, फिर V डबल N के बाद यहाँ पे 2 V एक्स्ट्रा बढ़ाया है। इसका मतलब आगे जो बनेगा वो V और N होगा और यहाँ पर 3 बार V बढ़ा दिया जाएगा। 3 V जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्टिंग देखिए V डबल N V, फिर V डबल N डबल V और फिर V डबल N और ट्रिपल V हो जाएगा। तो जिसका आंसर जो होगा हमारा वो आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा नंबर? बी नंबर ऑप्शन, यानी कि सेकंड नंबर आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। V डबल N और ट्रिपल V, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, नेक्स्ट नंबर, एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथन में दिए गए तथ्यों को सच माने भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न लगते हों, और यह ज्ञात करें कि कौन सा या से निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। ठीक है, आंकड़े दिखाते हैं कि स्नातकोत्तर लोग स्नातकों की तुलना में 20% अधिक कमाते हैं। ठीक है, कथन हमारा है कि आंकड़े जो दिखा रहे हैं वो कह रहे हैं कि स्नातकोत्तर का मतलब होता है पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, और स्नातक का मतलब होता है यूजी मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, तो यूजी कहते हैं स्नातक को और पीजी कहते हैं स्नातकोत्तर को, की तुलना में 20% अधिक कमाते हैं। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है हमारा वो ध्यान दीजिए, यदि सभी स्नातकोत्तर बन जाते हैं तो सभी के लिए औसत शुरुआती वेतन 20% बढ़ जाएगा। अगर स्नातकोत्तर की फीस स्नातक फीस के साथ मेल खाती
है तो हर कोई व्यक्ति स्नातकोत्तर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान ये दीजिए कि सबसे पहले कि दिए गए जो कथन है ना, इसमें ये कहीं पर भी कोई स्टेटमेंट मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ कंडीशन कुछ और है और यहाँ शर्त जो निष्कर्ष है वो कुछ और दे रहा है। फिलहाल जो कथन में दिया गया है कि स्नातकोत्तर लोग स्नातकों की तुलना में 20% अधिक कमाते हैं, न कि यह कि स्नातकोत्तर होने पर उनकी औसत शुरुआती वेतन 20% बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही फीस भी मेल खाती है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट में नहीं है। तो ये दोनों ही निष्कर्ष हमारा जो होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा कि कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी में हमारा होगा कि कोई भी अनुसरण नहीं करता है, विकल्प नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित चित्र को चुनिए। तो प्रश्न आकृति यहाँ पे है और हमें यहाँ बताना है कि कौन सी आकृति फिट बैठेगी। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, दो एक भाग है सर्कल का, इसको बीच में से आधे से काट दिया गया। अब आधे सर्कल को ऊपरी हिस्से को उल्टा कर दिया गया। आधे सर्कल को, जैसे मान लीजिए यह एक सर्कल था और इसको इन्होंने क्या किया, आधे पर से ऐसे काट दिया। तो काटने के बाद अगर हम एक सर्कल बनाएं तो एक तो सर्कल इसका नीचे वाला हिस्सा तो ऐसे बनेगा, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो भी बना है, लेकिन वो रूट में क्या हो गया, वो ऐसे चेंज हो गया, यानी कि वो आपस में उल्टा हो गया है। तो इस प्रकार से जो डायग्राम हमारा बना है वो आधे फिगर को उल्टा कर दिया गया है। तो अगर हम विकल्प नंबर जो हमारा है तीसरा, इसमें भी अगर हम फिगर को उल्टा कर देते हैं तो ये दोनों के दोनों यानी कि जो वर्गाकार है ये बना हुआ है, ये सब बराबर है। तो उल्टा भी करेंगे तो ये टेढ़ा नहीं होगा। पहली बात तो ए विकल्प नहीं होगा, क्योंकि बीच में हमारे पास यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, तो ये भी नहीं होगा, आंसर पहला। दूसरे नंबर में अगर हम उल्टा करेंगे तो ये टेढ़ा हो ही नहीं सकता, तो बी नंबर भी आंसर हमारा जो होगा वो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आकृति जो होगी वो कट जाएगी। ठीक है, नहीं बी नहीं कटेगी, सॉरी बी नहीं कटेगी, क्योंकि बी को अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो ये थोड़ा सा तो इधर की तरफ झुकाव लेगा ही, है ना। सी नंबर कैंसिल हो जाएगा, सी नंबर तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। और जो डी नंबर है वो हूबहू एकदम बिल्कुल चित्र की तरह ही दे रखा है, तो ये डी नंबर कट जाएगा। तो बचा जो हमारा वो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा बचा वो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऊपर के आधे भाग को उल्टा किया गया है, और जब उल्टा करेंगे तो इधर का जो हिस्सा देखिए, नीचे का जो भाग है ये हिस्सा, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो थोड़ा सा झुकेगा इधर, है ना, यानी कि लेफ्ट साइड में। तो ऑप्शन हमारा सी कैंसिल हो गया। उसके बाद डी हमारा बिल्कुल हूबहू फिगर को ही कॉपी कर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो आंसर बनेगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। P प्लस क्यू का मतलब है कि P क्यू का पुत्र है। P माइनस क्यू का अर्थ मतलब है कि P क्यू की पत्नी है। P गुणे क्यू का मतलब है कि P क्यू का भाई है। P भाग क्यू का मतलब है P क्यू की माता है। P बराबर क्यू का मतलब है कि P क्यू की बहन है। तो A गुणे B भाग C जो दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले A गुणे B, तो गुणे का मतलब है कि A जो है B का भाई है, तो A किसका भाई हो जाएगा, A जो है वह B का भाई है, तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा। अब ये B जो है इसकी बहन है या भाई है, यह बात निश्चित नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि B डिवाइड C, भाग का मतलब है कि B C की माता है, जो B है वह C की माता है। तो यहाँ पर अब ये दोनों लोग आपस में भाई बहन हो जाएंगे, ये क्लियर हो गया है। अब C का जेंडर नहीं पता यह मेल है या फीमेल है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। A C का भाई है, A जो है C का भाई कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इनके बीच में एक जनरेशन का गैप है, तो ऑप्शन A हमारा कट जाएगा। अगले नंबर पर है A C का पिता है। A C का पिता नहीं होगा, क्योंकि इनकी माता का ये भाई है, तो पिता नहीं हो सकता। कह रहा है A C का मामा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि A जो है C के माता के भाई है, इसलिए उनके मामा लगेंगे, रिलेशन में आ जाएगा हमारा A C का मामा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर है नेक्स्ट नंबर 7वां नंबर। एक पिता की आयु 4 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। ठीक है, एक पिता की आयु 4 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि मान लेते हैं कि 4 वर्ष पूर्व जो है पिता की आयु और पुत्र की आयु। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे कि माना 4 वर्ष पहले पिता की आयु, ठीक है, पिता की आयु और पिता और पुत्र के लिए लेते हैं, पिता और पुत्र की आयु। ठीक है, पिता और पुत्र की आयु जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो क्रम से 8x, कितना 8x। ठीक है,
और इनके हम ले लेते हैं, और जो पुत्र की आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, वो x वर्ष ले लेते हैं। ठीक है, x वर्ष, इनका 8x वर्ष हो जाएगा और ये हो जाएंगे x वर्ष हो जाएंगे, यानी कि पिता की जो होगी वो 8x वर्ष और पुत्र की जो होगी वो x वर्ष हो जाएगी। अब हमें इनको वर्तमान में लाना है। पहले हम वर्तमान में अगर ले आते हैं तो वर्तमान में क्या करना होगा, पहले में 4 साल दोनों लोगों की बढ़ानी होगी। तो इनको हम लिखते हैं 8x और प्लस में कितना 4, एक समीकरण तो हमारा ये बन जाएगा, और बराबर जो हो जाएगा 4 गुना है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 साल के बाद है तो 4x प्लस कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। ठीक है, ये पुत्र का हो जाएगा। अब इसी को हमें समीकरण को सॉल्व करना है, तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8x और प्लस में कितना 4, और बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x और प्लस कितना हो जाएगा 4 चौ 16। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट कर देना है यहाँ पे 8x और यहाँ पे 4x, तो जो बचेगा वैल्यू वो हो जाएगा 4x और 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 12। तो x बराबर जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा 3, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 3 है। अब हमसे पूछा गया है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो जो पुत्र की वर्तमान आयु यानी कि पुत्र की हमने वर्तमान आयु कितनी माना है, x प्लस 4 माना था, तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछा गया है। ठीक है, यानी कि वर्तमान आयु किसकी है, पुत्र की वर्तमान आयु, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु जो होगी वो कितनी होगी, वो x प्लस 4 हो जाएगी, यानी कि हमने वर्तमान में 4 साल बढ़ाया था, 4 साल, और ये 4 साल पहले की बात थी, ये ध्यान दीजिएगा 4 साल पहले की आयु थी x, तो 4 साल बाद यानी कि 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और प्लस में 4 तो बराबर कितना हो जाएगा 7 वर्ष, यानी कि जो पुत्र की आयु होगी वो कितनी हो जाएगी 7 वर्ष हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए सवाल को अगर हम डायरेक्टली करना चाहें, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर वीडियोस पर जब देखेंगे तो आयु से संबंधित हमने एक वीडियो बना रखी है, वहाँ पर आप अच्छे से पढ़िए, उसको बेसिक्स हमने बहुत अच्छे से ट्रिक और डिटेल में सब में समझा रखा है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जा करके इसके ट्रिक्स को देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि इसको हम बिना किसी XYZ के मान के भी हम इसको जल्दी कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला होगा 8वां नंबर, कि निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन से बनाया नहीं जा सकता। ध्यान रखिएगा, बनाया नहीं जा सकता। तो सबसे पहले देखिए डॉट है और ये स्टार है, ये दोनों के विपरीत हैं, और ये जो वर्ग है और वर्ग का, और ये जो ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल के साथ ये 5 हमारा एक दूसरे का विपरीत है, और जो गुणे का निशान है और ये 4 है, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट ये देख लेना है कि 5 का जो विपरीत होगा, यानी कि जो 5 का विपरीत होगा वो कौन सा हमारा है, 5 का विपरीत है ये ट्रायंगल, और गुणे का जो विपरीत है ये 4, और डॉट का जो विपरीत है वो स्टार है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर हमारा, वो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि 4 और यहाँ पे गुणे और क्या है, ये जो 4 है और ये गुणा है, ये एक दूसरे का विपरीत है। तो सबसे पहले देखिए 4 और गुणे एक दूसरे के पड़ोसी हो गए, तो जो विपरीत होता है वह कभी भी पड़ोसी नहीं होता है। तो यही हमारा बी नंबर ही आंसर हो जाएगा। जो डायग्राम हमारा इसको यानी कि घन को, अगर हम इसे खुले घन को मोड़ रहे हैं तो बनाएं, तो यही घन हमारा नहीं बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर, क्योंकि 4 का विपरीत ये गुणे का सिंबल है, तो 4 और गुणे का सिंबल देखिए एक साथ दे रखा है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। बाकी सभी जो डायग्राम है वो बन जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है बनाया नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 9 नंबर में, 4, 32 और 7, 12 और 3 है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 12 को भाग देना है किससे, 3 से। ठीक है, तो भाग देंगे तो आएगा कितना 4। अब 4 और 7 को यानी कि क्रॉस में ये 4 और 7 को आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो 4 का गुणा करेंगे हम लोग 7 में, तो 4 7 कितना हो जाएगा 28। तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 28 और 4 कितना हो गया 32। ये बीच की संख्या हमें 32 प्राप्त हो गई। अगले में हमें क्या करना है, फिर से वही 11 का भाग देना किससे, 1 से, क्योंकि ये 11 है और यहाँ पर 1 है। तो जब भाग देंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो 11 हो जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, 5 का गुणा करना है 8 में, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40। 40 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 41, यानी कि ऑप्शन देखिए यहाँ पे बी नंबर बीच में हमें 51 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से भाग देना है, लेकिन किससे, 6 का हमें भाग देना है किसमें, 2 में, और जब भाग देंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 3। अब 9 का गुणा हमें कर देना है किसमें, 3 में, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27। अब 27 और 3 को जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी 30 प्राप्त हो जाएगी। तो विकल्प नंबर जो हमारा सही होगा वो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 30 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 10 नंबर,
रम्या और सौरभ की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 8:7 है। 10 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 12:11 होगा। तो रम्या की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो सबसे सिंपल सा तरीका है कि हमने क्या किया, रम्या की जो वर्तमान आयु है, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि रम्या की जो वर्तमान आयु है, ठीक है, क्या है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु रम्या की जो हो जाएगी वो 8x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8x हो जाएगी। ठीक है, 8x वर्ष। इसके बाद सौरभ की जो वर्तमान आयु होगी, यानी कि जो सौरभ की वर्तमान आयु, ठीक है, सौरभ की वर्तमान आयु जो होगी वह हो जाएगी 7x। ठीक है, कितना हो जाएगा? 7x वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन्हीं को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको 8x और बटे 7x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लिख देना है कि 8x और बटे में 7x। ठीक है, इसमें हमें दोनों में 10-10 साल बढ़ा देना है, क्योंकि 10 वर्षों के बाद की शर्तें हैं। तो 10 साल सौरभ की बढ़ेगी, 10 साल सौम्या की बढ़ेगी। तो 10 साल के बाद जो इनकी आयु का अनुपात होता है वो 12 बटे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। बस इसी को हमें क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है और सॉल्व कर देना है। तो 11 अठे कितना हो जाएगा? अब इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो 11 अठे 88x। कितना हो जाएगा? 88x, और प्लस में 11 दहाई में कितना हो जाएगा? 110। और इसके बाद यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी बराबर बराबर करेंगे तो 12 सते कितना हो जाएगा? 12 सते 84x हो जाएगा, और प्लस में 12 दहाई में कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 88x और 84x में से जब हम घटाएंगे तो ये बचेगा कितना? यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना? 88x लिख लेते हैं, 4x बचेगा, लेकिन एक बार मैं इसको पूरा डिटेल से लिख देता हूँ। 88x यहाँ पर क्या होगा? 88x और माइनस कितना हो जाएगा? 84x बराबर 120। अब 120 माइनस 110 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पे 4x माइनस कितना हो जाएगा? 84x हो जाएगा, यानी कि 88x माइनस 84x, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4x, और बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जब 4x बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, तो अब रम्या की वर्तमान आयु जो पूछा गया है वो कितना होगा? तो रम्या की जो वर्तमान आयु होगी, तो ये ध्यान दीजिए, रम्या की वर्तमान आयु कितनी है? 8x है। कितनी है? 8x है। ठीक है, तो 8x बराबर जो होगा, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे कि रम्या बराबर कितना होगा? 8x। 8x बराबर कितना होगा? 2, और कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 4x। ठीक है, 4x, और बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 10 कर देंगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। यानी कि जो वैल्यू आएगी रम्या की वर्तमान आयु हो जाएगी वो 20 वर्ष हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके डिस्कशन में हम लोग लिंक दे देंगे एज के टॉपिक में। जिसको भी दिक्कत है वो जा करके हमारी वीडियो एक देखिए, उसमें एक वीडियो हमने डाल रखा है और एज को प्रॉपर डिटेल से समझा रखा है हर चीज़ को, और उसके साथ हमने ट्रिक भी बता रखी है। तो ट्रिक ही बहुत बेहतरीन ट्रिक है, आप इतना सब सवाल नहीं कर पाएंगे, आप बहुत जल्दी शॉर्टकट में उसको लगा देंगे। ट्रिक को मैं यहाँ पे इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, समझ नहीं आएगा, इसलिए बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में। और डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ताकि चीज़ें समझ आ जाए लोगों को, और ये ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ट्रिक के लिए आप वहाँ पर जा करके हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा। ठीक है, तो 8x था, तो 8x की जगह हमने इसको तोड़ दिया तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8x, और यहाँ पर x की वैल्यू जो हमारी थी वो 4x बराबर कितना है? 10 है। ठीक है, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी? 10 दूनी 20 हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे रम्या है वह उसकी वर्तमान आयु जो हो जाएगी वो 20 साल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला हमारा है 11 नंबर कि एक कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं, निर्णय ले कि कथन के संबंध में कौन सा या से तर्क मजबूत है। क्या इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए? अब यहाँ पर शर्त यह है कि क्या इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। तो तर्क यहाँ पर हमारा पहला होगा कि हाँ, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं, चार्जिंग में पेट्रोल भरने से अधिक समय लगता है। ठीक है, तो तर्क तो दोनों ही ठीक लग रहा है। फिलहाल हम इसके आंसर जो बनेंगे वो एक बार देख लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे पहला नंबर तो ठीक है कि हाँ, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं, तो इसलिए सब्सिडी दी जा रही है और सरकार इस पर बहुत तेजी से जोर भी दे रही है कि लोग इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन को जो है खरीदें, तो प्रदूषण से जो हम लोग राहत पा सकते हैं। तो पहला तो तर्क बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कह रहा है नहीं, चार्जिंग में पेट्रोल भरने से अधिक समय लगता है, तो ये बिल्कुल सही। अगर कुछ चीज़ें हमारी क्या है कि समय लगता है, तो इसके लिए ऐसा नहीं है
कि पेट्रोल समय लग रहा है तो हम इस चीज़ को इस्तेमाल ही ना करें, बेशक जो है पर्यावरण को नुकसान हो जाए या दूसरे का नुकसान हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन हमारा जो होगा वो केवल पहला ही मजबूत होगा, केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है, सेकंड नंबर तर्क हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, यह तर्क नहीं हो सकता कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा तो इसके लिए हम इसको यूज़ ही नहीं करेंगे। तो इसका ये नहीं है, नुकसान अगर है तो हम कुछ थोड़ा सा समय लेकर के, ठीक है, समय लेकर के हम चीज़ों को करेंगे ताकि चीज़ें क्या हो, बेहतर हों और उससे किसी का नुकसान ना हो, यानी कि देश का नुकसान ना हो या इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो या आने वाले फ्यूचर को नुकसान ना हो। तो इस प्लानिंग से हम जो है यहाँ पे, इसीलिए तो इलेक्ट्रिक चीज़ों को सरकार क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है कि आप इस चीज़ को लीजिए ताकि इस चीज़ से बचा जा सके, यानी कि जो नुकसान है उससे हम क्या कर सकते हैं, प्रदूषण से बच सकते हैं, राहत मिल सकता है। सबसे ज़्यादा जोर तो इसी पर दिया जा रहा है कि ताकि प्रदूषण पैदा ना हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है कि नेक्स्ट नंबर, मूर्ति नगर ए से नगर बी तक गाड़ी चला कर गया और पहले घंटे में उसने 1/4 यात्रा तय की। अगले 1 घंटे में उसने 1/2 यात्रा तय की। अंतिम 30 मिनट में उसने 80 किलोमीटर की यात्रा की है। तो संपूर्ण यात्रा की दूरी क्या होगी? ठीक है, तो मान लेते हैं कि संपूर्ण यात्रा की दूरी जो थी वो x थी। ठीक है, अगर हमने मान लिया कि जो कुल दूरी है, यानी कि जो संपूर्ण दूरी है, वो संपूर्ण जो यात्रा की दूरी है वो कितनी होगी, यात्रा की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी कितनी, x कितना होगा, x किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, x किलोमीटर हो जाता है। तो जो क्वेश्चन दिया है अगर हम टोटल में से घटा देते हैं, ठीक है, टोटल में से घटा देते हैं किसको, 1/4 है पहले, तो 1/4x और प्लस में 1/2x। ठीक है, 1/2x, इसको घटा देते हैं तो बराबर कितने को हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 80 किलोमीटर के। ठीक है, कितने को हो जाएगा, 80 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 80 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है कितने में, अगले 30 मिनट में, तो इसका मतलब अगले 30 मिनट में उन्होंने किया होगा कितना, 80 किलोमीटर। तो ये बराबर हो जाएगा दोनों को अगर हम घटा देते हैं। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो बनेगा वो हो जाएगा x माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 3x और अपॉन कितना हो जाएगा 4 और बराबर जो बनेगा वो 80 के हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3x और बराबर बटे कितना 4 और बराबर जो होगा वो 80 के हो जाएगा। ठीक है, अब आगे होगा कि x/4 और बराबर कितना 80 और 8 चौक कितना हो जाएगा, x बराबर जो वैल्यू आएगी वो 80 का गुणा कर देंगे 4 में, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, यानी कि 320 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 320 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर 320 किलोमीटर। ये ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है नेक्स्ट नंबर हमारा कि कौन सा आरेख दिए गए 3 वर्ग यानी कि पति पत्नी और परिवार के बीच के संबंध को सही तौर पर दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि सबसे पहले तो कौन सा ग्राफ बनेगा, ये बनेगा परिवार का। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ बनेगा परिवार का और परिवार के अंदर कौन होंगे, ये हो जाएंगे हस्बैंड यानी कि पति, और इसका एक ग्राफ बनेगा हमारा कौन सा, पत्नी का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पति और पत्नी दोनों मेल और फीमेल हैं, दोनों अलग अलग हैं, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। अच्छा, दोनों ही मिलकर के परिवार बनाते हैं, तो इसलिए दोनों परिवार के हिस्से हैं, तो इसलिए यहाँ पर परिवार के अंदर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही होगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है नेक्स्ट नंबर हमारा कि निम्नलिखित प्रश्न में 1 या 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसके आगे 2 निष्कर्ष मान्यताएं 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य हैं, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मान्यता निकाला जा सकता है। हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, ये वक्तव्य है। अब मान्यता इन्होंने क्या दिया है कि लोग आमतौर पर हंसते हैं, और दूसरा है कि हंसी खुशी का प्रतीक है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए कि पहला और दूसरा, ना तो पहला ना तो दूसरा, दोनों ही गलत क्या है, नहीं सही है, नहीं है ना, सही नहीं है, क्योंकि हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, इसका मतलब आमतौर पर लोग हंसते नहीं हैं और लोग खुशी का प्रतीक भी नहीं है, तो इसलिए ऐसा क्या है, ये बिल्कुल गलत होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, ना तो पहला ना तो दूसरा। ठीक है, यहाँ निष्कर्ष जो है सही होगा हमारा, ना तो पहला ना तो दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 1 या 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसके आगे 2 निष्कर्ष मान्यताएं 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य हैं, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मान्यता निकाला जा सकता है। तो परीक्षा में फेल होने का कारण अनियमितता है। कुछ नियमित विद्यार्थी परीक्षाओं में फेल होते हैं, तो निष्कर्ष यहाँ में निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो निष्कर्ष होगा वो क्या होगा कि सभी फेल होने वाले विद्यार्थी नियमित होते हैं।
तो ये ऐसा थोड़ी वहाँ पे कह रहा है कि परीक्षा में फेल होने का कारण जो है अनियमितता है, कुछ नियमित विद्यार्थी परीक्षाओं में फेल होते हैं। ठीक है, तो सभी फेल होने वाले विद्यार्थी, यहाँ पर सभी शब्द लगा, इसलिए ये निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सभी सफल होने वाले विद्यार्थी नियमित नहीं होते हैं, तो यहाँ पर भी सभी शब्द लगा हुआ, इसलिए ये भी निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका भी आंसर होगा ना तो पहला ना तो दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड निष्कर्ष सही है। तो विकल्प नंबर यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे 15 क्वेश्चन थे जूनियर असिस्टेंट के। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल पर हमारे जाएंगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।